वेलकम बैक स्टूडेंट्स वंस अगेन इन द क्लास ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये लेक्चर आपके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बेस्ड है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या सेंस है। देखो भाई, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो पूरा का पूरा अप्रोच है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर को उनके क्रेडिट पे जाता है। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप किया था। डेवलप आप क्या कह सकते हो, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जिसके बाद दुनिया ने इसको आइडेंटिफाई करना या पढ़ना, जानना, सुनना शुरू किया है। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर का जाता है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में जब आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का इस्तेमाल करते हो तो उसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिडर किया जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये भी कंसिडर किया था, इस सेंस को भी साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिडर किया था कि जब आप ये पता कर पाओ कि एक्चुअली आपको ह्यूमन रिसोर्स से क्या चाहिए। क्योंकि ठीक है, बहुत लोगों के पास लोग होते हैं काम करने के लिए, लोग उन्हीं लोगों के दम पे पूरा का पूरा एम्पायर बना लेता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो रिसोर्सेज होना इनफ नहीं है, ये जानना कि इन रिसोर्सेज से आपको क्या चाहिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो एक्चुअली नोइंग व्हाट यू रिक्वायर्ड फ्रॉम मैन। ठीक है, जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपके पास पर्सनल्स हैं, पीपल हैं, आपको उनसे क्या चाहिए ये जानना, व्हाट एक्चुअली यू रिक्वायर्ड फ्रॉम देम। ठीक है, उन रिसोर्सेज से आपको क्या चाहिए वो जानना साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, और उस चीज़ को पाना एक चीपेस्ट वे में, क्या करना, उस चीज़ को पाना, उस ऑब्जेक्टिव को पाना एक चीपेस्ट वे में, जिससे आपकी जो रिज़ल्ट है वो इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट लेवल पे हो। ये पूरा का पूरा सेंस साइंटिफिक मैनेजमेंट है एज़ पर एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, तो आप सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकते हो कि साइंटिफिक टूल्स का, या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, साइंटिफिक प्रोसीजर का, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना मैनेजमेंट के प्रोसेस में ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। इतना आपको कोई स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं कि हाँ जी ये है या वो है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि प्रिंसिपल्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं और मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं। और ये मैनेजर्स को एक इंसाइट देते हैं, एक वे देते हैं, जिससे वो अपने डिसीजन मेकिंग में इसका इस्तेमाल करके एक साउंड डिसीजन ले सके। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में कितने हैं? ठीक है, कितने हैं मतलब क्या? जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर के 14 प्रिंसिपल हम क्लियर। तो सर एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कितने हैं? देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा एक अजीब अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। बहुत जगह आपको 4 देखने को मिलेगा, बहुत जगह आपको 5 देखने को मिलेगा, बहुत जगह 6 देखने को मिलेगा। इसके पीछे ये रीज़न है, जैसे अगर आप CBSE की बात करें तो CBSE 4 प्रिंसिपल्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके आपके सिलेबस में फिक्स आउट करता है। लेकिन अगर आप ICSE के सिलेबस को देखोगे तो वहाँ पे 5 या 6 प्रिंसिपल्स का भी जिक्र किया गया है जो उनकी किताबें चलती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 ही प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी प्रिंसिपल्स बना दिए जाते हैं वो एक्सटेंड करके बना दिए जाते हैं। हाँ जी, इसका सेंस ये है तो इसका एक और टुकड़ा ये हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 4 मेजर प्रिंसिपल्स को फोकस कीजिएगा, जिन 4 प्रिंसिपल को आज हम इस लेक्चर वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो साइंटिफिक प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल देखो भाई, इसका जो प्रोनाउंसिएशन वे है वही इसके सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग का बेस बनेगा कि आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो, आप इसको कैसे बोलते हो। ठीक है, देखो ये है आपका पहला प्रिंसिपल। ठीक है, क्या है आपका ये पहला प्रिंसिपल? आप इसको क्या पढ़ोगे? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ठीक है, आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे ए नहीं भी लगाओ तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट्स साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उम्मीद है आपको ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। ठीक है, आई विल रिपीट, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। क्लियर? आप इसको एक नॉर्मल वे में डायरेक्टली रीड कर सकते हो, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स ये कहता है कि बीइंग अ मैनेजर, क्या बीइंग अ मैनेजर, जब भी आपको कोई डिसीजंस लेने होंगे, क्या करने होंगे, जब भी आपको कोई डिसीजंस लेने होंगे
तो वो जो डिसीज़न होगा वो किस चीज़ पे बेस्ड होगा, ठीक है, क्या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होगा, ठीक है, क्या जो अदर लोग हैं जिन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है, मतलब ऑन अदर्स एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा, ठीक है, कि हम बाकी लोगों को क्या एक्सपीरियंस हुआ था, बाकी लोगों का क्या कहना है, या फिर आप अपनी गट फीलिंग पे क्या करोगे, पूरे के पूरे डिसीजन को बेस करोगे, हाँ जी मुझे ये लग रहा है तो ये होना चाहिए, मुझे पूरा यकीन लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखो भाई, आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी मैनेजर डिसीजन लेने चलता है तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे या फिर दूसरों के एक्सपीरियंसेस पे या फिर अपनी गट फीलिंग पे डिसीजन को बेस्ड नहीं कर सकता है, नॉट एट ऑल, क्योंकि चीज़ें एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बदलती हैं, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है। जो चीज़ें कल हुई थी ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें आज भी हों, ठीक है। चलो सिचुएशन बहुत बार सेम होता है, लेकिन उसमें जो कंडीशंस हो जाते हैं, उसके जो रिस्पॉन्स आ जाते हैं वो अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बीइंग अ मैनेजर आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे डिसीज़न लेने के लिए। तो आप क्या करेंगे, तो आप साइंटिफिक टूल्स का, आप साइंटिफिक प्रोसीजर का, एक साइंटिफिक एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे अपने डिसीजंस को लेने के लिए। दिस इज़ द सेंस साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब आप साइंस का इस्तेमाल करोगे। अब रूल ऑफ थंब का मतलब क्या, देखो भाई रूल ऑफ थंब ऐसे होता है, ठीक है, सिक्का उछाल के किसी चीज़ को तय करना, समझिएगा, सिक्का उछाल के किसी चीज़ को तय करना ही क्या कहा जाता है, रूल ऑफ थंब। जैसे टॉस होता है तो टॉस क्या है, रूल ऑफ थंब है, हेड आए तो किसी और का, टेल आए तो किसी और का। तो क्या मैनेजर अपने यहाँ डिसीजन क्या सिक्का उछाल के ले सकता है क्या, विच मीन्स वो कहे कि हाँ जी हेड आया तो 10% का टारगेट, टेल आया तो 20% का टारगेट, ऐसा नहीं होता। आप देखो कि पॉसिबल क्या है, आप देखो कि फिजिबल क्या है, आप देखो कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, ये देखो कि आपका मार्केट शेयर क्या है, आप कितना बेच पाओगे, आपका ब्रांड ट्रस्ट और ब्रांड प्रेफरेंस क्या है मार्केट में, तभी तो अपना 10% 20% सेल का जो भी आपका प्रोडक्शन का टारगेट है या प्रॉफिट का टारगेट है जो भी आप उसको रख पाओगे। तो इसीलिए सिक्का उछाल के डिसीजन नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जाता है। यहाँ पे जब भी डिसीजन किया जाता है तो एक साइंस को बेस बना के ही डिसीजन किया जाना चाहिए। दिस इज़ द अल्टीमेट सेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल, जो कि आपको बताता है कि साइंस को फॉलो करो, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करो। यही प्रिंसिपल आपको समझना है। दैट्स इट। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या कहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हो कि दैट टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी एंड दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी। मतलब यहाँ पे एक ही मैक्स टू द मैक्स मेथड हो सकता है जिससे आप अपनी इफ़िशिएंसी को डेवलप कर सकते हो या फिर अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हो, और उस मेथड को पता करने के लिए आपको एक साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ती है, आपको एक साइंटिफिक रिसर्च वर्क करना पड़ता है। एंड द सिलेक्शन ऑफ साइंटिफिक method will result in tremendous saving of human effort, time and material। अगर आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट खोज लो, साइंटिफिक अप्रोच या प्रोसीजर खोज लोगे तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट्स या फिर बहुत ज़्यादा टाइम या रिसोर्सेज की बचत भी होती है, ये हम सबको पता होता है, ठीक है। तो ये है आपकी पूरी की पूरी कहानी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में फर्स्ट प्रिंसिपल्स की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए सेकेंड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। देखो भाई, सेकेंड प्रिंसिपल भी लगभग इसके रेफरेंस में ही है, तो ध्यान से समझिएगा। सेकेंड प्रिंसिपल यहाँ पे क्या कहता है, सेकेंड प्रिंसिपल कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। मतलब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जिस तरीके से साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक हार्मनी का माहौल बना रहना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। टेलर एम्फसाइज कहते हैं कि जो आपका मैनेजमेंट है,
क्या है, जो आपका मैनेजमेंट है और जो पूरे के पूरे वर्कर्स हैं, कौन है, जो पूरे के पूरे वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय की टीम है, जो ग्रुप है और जो मैनेजमेंट है, इन दोनों के बीच में एक कंप्लीट हार्मनी वाला माहौल हो, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को दोनों समझें। मैनेजमेंट को पता हो कि वर्कर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पे ही मेरी ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही हैं, और वर्कर भी ये सोचे कि मैनेजमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बारे में सोचता है, ख्याल करता है, हमारे को काम देता है, पैसा दिया है, हम काम करते हैं उनके लिए। विच मीन्स एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी चीज़ को एडवोकेट करते हैं टेलर, और कहते हैं कि इस चीज़ को पाने के लिए जो सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस है, ताकि एक दूसरे के बीच में हार्मनी का माहौल बना रहे, इस चीज़ को पाने के लिए जो टेलर एडवोकेट करते हैं वो कहते हैं कि भाई देखो, कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन होने का मतलब क्या? कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन होने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि जो मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं, उन दोनों के जहन में एक दूसरे के लिए जो सेंस ऑफ फीलिंग होगी वो राइवलरी वाली नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस को ये दोनों ध्यान से समझें और दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझें। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द ट्रू सेंस ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। क्योंकि मैनेजमेंट को वर्कर का खून नहीं चूसना मांगता है और वर्कर को मैनेजमेंट को बेमतलब का परेशान करना नहीं मांगता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं एम्ब्रेस करें, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, दोनों एक दूसरे की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ का जो एक आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या हो सके, प्रॉपरली अचीव हो सके। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब हार्मनी का माहौल बना रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। एक दूसरे के वैल्यू को आपको समझना आना चाहिए, तभी जाके आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ को आप अचीव कर पाएंगे। यही कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें ये जो मेंटल रिवॉल्यूशन वाला एस्पेक्ट है ये ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत जगह ये MCQ के रेफरेंस में भी पूछ दिया जाता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। ठीक है, देखो भाई, जो थर्ड प्रिंसिपल है ना, वो एक तरीके से एक्सपेंशन ही है, एक्सटेंशन ही है सेकंड प्रिंसिपल का। ये प्रिंसिपल देखो क्या कहता है, कहता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, क्या कहता है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखो भाई, आपको याद होगा चैप्टर 1 में एक अलग से वीडियो मैंने आपके लिए अवेलेबल कराया था जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वहीं पे मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो उम्मीद है आपको पता होगा। कोऑर्डिनेशन में, किसमें, कोऑर्डिनेशन में वॉलंटरीनेस का कोई मतलब नहीं होता। कोऑर्डिनेशन एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, बट कोऑपरेशन क्या है, वॉलंटरी प्रोसेस है। ठीक है, आपको मन हो या ना हो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, लेकिन आपके मन पे कौन डिपेंड करता है, तो कोऑपरेशन डिपेंड करता है। अगर आपको मन है तो आप कोऑपरेट करें, अगर आपको मन नहीं है तो आप कोऑपरेट नहीं करें। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया होगा कि कोऑपरेशन हो और कोऑर्डिनेशन ना हो तो भी कोई सेंस नहीं है, और अगर कोऑर्डिनेशन हो कोऑपरेशन ना हो तो कोई भी सेंस नहीं है। मतलब दोनों का मौजूद होना ज़रूरी है। और यहाँ पे कोऑपरेशन मतलब दोनों को यहाँ पे ये रिलेट करता है, ये बस कोऑपरेशन को रिलेट नहीं करता। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अब देखो, बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये एक तरीके से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या है, एक्सटेंशन है। इस प्रिंसिपल के तहत कहा जाता है कि जो हमारा लेबर है, ठीक है, और जो हमारा मैनेजमेंट है, इन दोनों के बीच में
क्या बना रहे, कोऑपरेशन बना रहे, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब वो खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा से ज़्यादा ना दें, एक दूसरे के बारे में मिल के कोऑपरेट करके गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बारे में सोचें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये एक दूसरे के साथ compete करेंगे, क्या करेंगे, compete करेंगे, कंपटीशन का अगर यहाँ पे फीलिंग होगा तो अल्टीमेटली हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि जो अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आ रहे हैं, कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय अपने मन से कुछ करने की कोशिश करता है या चाहता है तो उसको आप प्रॉपर्ली वार्मली वेलकम करो। हाँ, उसमें आप इफ एंड बट्स पे डिस्कशन करो, मतलब डायरेक्टली उसको रिजेक्ट मत कर दीजिए। और अगर कोई मैनेजमेंट किसी लेबर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉयज़ को या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को कुछ करने के लिए कहता है तो आप उस चीज़ को कीजिए, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ जी आपको हुक्म बजाना है, जो चीज़ सही है वो तो सही है, वो तो आपको करना चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हैं लेबर ग्रुप की तरफ से तो उसको आप एंटरटेन कीजिए, और अगर कुछ मैनेजमेंट कह रहा है तो आप उसको भी एग्जीक्यूट कीजिए। ये मिलके ही चीज़ें होंगी, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं होंगी। तो हार्मनी में एक सेंस ऑफ फीलिंग की बात आती है, समझिएगा। हार्मनी में क्या है? एक सेंस ऑफ फीलिंग है। और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है कि मिलके काम करो, अकेले करोगे तो तुम कुछ नहीं हो। वो कहते हैं ना, वो आपने वो कहानी सुनी होगी कि अगर एक लकड़ी है तो टूट जाती है, लेकिन अगर लकड़ियों का गट्ठर रहेगा तो नहीं टूटेगा। तो टफ टाइम में भी अगर लेबर ग्रुप और मैनेजमेंट पूरा मिलकर काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को कोई भी रोक नहीं सकता, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि अल्टीमेटली कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ों का एक तरीका है जहाँ पे एक पेरेंटलिस्टिक स्टाइल को फॉलो किया जाता है। पेरेंटलिस्टिक स्टाइल का मतलब क्या? जैसे एक पेरेंट होता है और उसके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट कौन है? पेरेंट है। और ये उनके बच्चे कौन है? ये लेबर ग्रुप है, ये एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जो पेरेंट कहेगा वो बच्चे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे पेरेंट को बच्चों का ख्याल भी तो रखना चाहिए, बच्चों की नीड्स भी तो फुलफ़िल करनी चाहिए। वन साइडेड चीज़ें थोड़ी होंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे इक्विटी जैसे प्रिंसिपल्स, ऑर्डर जैसे प्रिंसिपल, डिवीज़न ऑफ वर्क जैसे प्रिंसिपल्स का एग्जीक्यूशन इसमें प्रॉपरली बताया गया है। टेलर इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंसिंग सिचुएशन भी हो। मतलब अथॉरिटी इज़ इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ना ही कोई ज़्यादा हो ना ही कम हो। तो ये पूरा का पूरा सेंस है आपके कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल आपको एक्चुअली क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल में प्रिंसिपल नंबर 4 है, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। समझिएगा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए भाई, बात एकदम साफ साफ है। ये जो मैनेजमेंट है ना, इसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया है, किसी लेबर को सेलेक्ट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो इसकी आप जिम्मेदारी लीजिए। कैसी जिम्मेदारी लीजिए? कि आप इसका डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे अगर कोई एम्प्लॉय, अगर कोई बंदा आपके यहाँ आया है तो आप उसको ट्रेन कीजिए, ठीक है। आप उसको काम सिखाइए,
आप उसको काम सिखाने के बाद उसके काम पे प्रॉपर्ली नज़र रखिए कि वो काम अच्छे से कर रहा है या अच्छे से वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको अप्रेजल में लेके जाइए, ठीक है, कि हाँ जी तुम्हारे से यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तुमने यहाँ पे अच्छा काम किया है। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको रिवॉर्ड दीजिए, अगर उसने कुछ गलत किया है, कुछ दिक्कत हो गई है तो आप उसको पेनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसको ट्रेन करना ताकि कल को अगर उसको कुछ हायर अथॉरिटी का काम भी दिया जाए तो आराम से करे, और एक तरीके से इस एम्प्लॉय को, इस पर्सन को एक तरीके से फ्यूचर मैनेजर की तरह, किस तरीके से, फ्यूचर मैनेजर के तरीके से आप तैयार कीजिए ताकि कल को इस पोजीशन को ये होल्ड करे। दिस इज़ द ट्रू सेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफ़िशिएंसी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। उम्मीद है एक पर्सनालिटी का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, आप जानते होंगे, ठीक है। अरुंधति भट्टाचार्य। क्या? अरुंधति भट्टाचार्य। आप नहीं जानते होंगे तो इनके बारे में ज़रूर सर्च कीजिएगा, कौन हैं अरुंधति भट्टाचार्य। बेसिकली अब तो रिटायर हो चुकी हैं। बैंकिंग एरेना में एक बहुत ही बड़ा नाम हुआ करता था अरुंधति भट्टाचार्य। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CEO जिन्होंने सफ़र शुरू किया था अपना PO से, मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर से उन्होंने SBI को ज्वाइन किया था, जो कि एक सबसे लोएस्ट लेवल होता है, और CEO के पोजीशन से इन्होंने क्या किया, रिटायर किया। इनके बाद रजनीश कुमार ने चेयर को होल्ड किया था। तो आप इनके पूरे के पूरे प्रोफेशनल करियर से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि SBI ने अरुंधति भट्टाचार्य को कैसे मोल्ड किया कि PO एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जैसी बेसिक पोजीशन से शुरू करके अपनी करियर की लगभग आई थिंक 25 to 30 ईयर्स देना और सबसे टॉप पोजीशन पे जाके बैठना और उसके बाद रिटायर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये जो सेंस है, तो अरुंधति भट्टाचार्य को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं, SBI ने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिया, SBI ने उनको अच्छे अच्छे पोजीशंस दिए, उनके काम को अप्रेज किया, उनको प्रमोशन देते गए, और अरुंधति भट्टाचार्य ने भी अपना 100 का 200% तक दिया। बेसिकली एक किताब है, आई रिकमेंड आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। बेसिकली कंपाइलेशन है, नैनालाल किदवई की किताब है 30 वुमेन इन पावर। आई रिपीट, नैनालाल किदवई की बुक है 30 वुमेन इन पावर। उसमें अरुंधति भट्टाचार्य की एक छोटी सी स्टोरी है, आप उस स्टोरी को पढ़िएगा, और ऐसे ऐसे 30 वुमेन हैं जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करती हैं, उनकी ये स्टोरीज़ बताई गई हैं। अगर आप उनको पढ़ते हो तो आपको कॉर्पोरेट लाइफ का एक अच्छा अप्रोच पता चले किस तरीके से वुमेन्स ने स्ट्रगल करके उन पोजीशंस को पाया है या होल्ड किया है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि इस केस में एग्जांपल बहुत ही फिट बैठता है कि SBI जैसी मैनेजमेंट टीम या SBI जैसा एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की पोजीशंस को ध्यान में रखते हुए उसके करियर ग्राफ को कितना ज़्यादा ऊंचा पहुंचाया है। और यही चीज़ टेलर भी कहीं ना कहीं एम्फसाइज करते हैं, परसुएड करते हैं, या रेफ़र करते हैं, या एडवोकेट करते हैं कि बीइंग अ मैनेजर बस अपने एम्प्लॉय से काम करवाना, वेस्ट वे में अच्छा बात कर लेना काफ़ी नहीं है, उसके ग्रोथ को देखना ताकि वो अपने करियर में भी तो आगे बढ़े। कब तक वो अगर शुरू करता है अपनी जॉब 25,000 से तो 25,000 पे रहेगा, क्लर्क है तो क्लर्क ही रहेगा, या सुपरवाइज़र तो सुपरवाइज़र ही रहेगा। आगे बढ़ते रहना की अपॉर्चुनिटी देते रहना, उसको डेवलप करना, उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसके पर्सनल लाइफ का डेवलपमेंट, का मेंटल डेवलपमेंट, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है। इससे क्या क्या मिलेगा? तो इससे उस बंदे को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगा, और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% नहीं 200% भी लगाने को तैयार होगा अगर उसको काम करने मज़ा आएगा तो। लेकिन ये करवाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है या मैनेजर की जिम्मेदारी है। सो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फोर्थ प्रिंसिपल अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रश अप कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने शुरू किया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंटिफिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन से, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कि मैनेजमेंट के प्रोसेस में जब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक प्रोसीजर, साइंटिफिक मेथड्स, टूल्स का इस्तेमाल करते हो मैनेजमेंट करने के लिए, दिस इज़ व्हाट वी कॉल साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो FW टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर के नाम पर जाता है, ठीक है। फेडरिक विंस्लो टेलर के अकॉर्डिंग ये जानना एक्चुअली कि आपको ह्यूमन रिसोर्स से क्या मांगता है और उस चीज़ को पाना चीपेस्ट वे में ताकि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन हो, दिस इज द ट्रू सेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है।
साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स की बात आती है। प्रिंसिपल्स में इन जनरल 4 प्रिंसिपल का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। सबसे पहले साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डिसीजन लेने के वक्त आप साइंस को फॉलो करोगे, सिक्का उछाल के डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एक प्रिंसिपल ये कहता है कि एक सेंस ऑफ फीलिंग बनना चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझें, मेंटल रिवोल्यूशन हो, एक दूसरे के साथ compete ना करें। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये कहता है कि हमें कोऑपरेट करना चाहिए। मतलब किसको कोऑपरेट करना चाहिए? लेबर को कोऑपरेट करना चाहिए मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट कोऑपरेट करना चाहिए लेबर को। ठीक है, मैनेजमेंट जो काम कह रहा है, जो एग्जीक्यूशन दे रहा है, एग्जीक्यूट करने के लिए जो ऑर्डर्स दे रहा है, आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए, और लेबर ग्रुप के साइड से जो कंस्ट्रक्टिव डिसीजंस आ रहे हैं आप उसको वेलकम कीजिए। कंपीट मत कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, एक दूसरे की वैल्यू को आप समझिए, एक साथ मिल के काम कीजिए। तो यहाँ पे सेंस ऑफ फीलिंग है और उसी फीलिंग का ये एग्जीक्यूशन है। और एट लास्ट आपके सामने क्या आ जाता है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पे मैनेजमेंट की, मैनेजर की जिम्मेदारी है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की करियर ग्राफ का भी वो ख्याल रखे, उनको रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग देते रहे, उनके परफॉर्मेंस के अप्रेजल्स में लेके जाए, अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड दे, प्रमोशंस के बारे में सोचे, बुरा काम किया है, बुरा तो क्या है मतलब अगर टारगेट पूरा नहीं किया है, काम में गलतियाँ हो रही हैं तो फिर उसको समझाए, सिखाए, अगर पेनल्टी की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी यूज़ करे, ताकि ओवरऑल उसका डेवलपमेंट वो कर सके। ठीक है, तो ये 4 प्रिंसिपल्स थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे एज पर फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। तो यहाँ पे इस सेशन के साथ प्रिंसिपल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं ओवर। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए। दैट्स कॉल्ड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक क्या है, कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाता है, इन प्रिंसिपल्स को कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया। इस वीडियो में आप अपने नोट्स को देख लीजिए, कहीं से और कुछ आपको पढ़ना है पढ़िए, कोई प्रॉब्लम है ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।